रीडिंग ले लें, क्योंकि मैं उतनी देर नोट्स शो करवाता हूँ, तब तक आप एक मरतबा इसको पढ़ लें। हाँ जी, स्क्रीन शो हो गई है आप लोगों को? अच्छा जी, मैंने 2 ऑब्जेक्शन आपको बता दिए थे। दो ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताए थे कि पहला ऑब्जेक्शन प्राइवेसी का, दूसरा ऑब्जेक्शन इस पे ये लग गया कि वेरीफाई नहीं रिसर्चर कर सकता कि जो बंदे ने रिपोर्ट दी है वो उसने सच दी है कि झूठ दी है। तीसरा जो इस पे आया ऑब्जेक्शन, इट इज अ मेथड एम्ड एट ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल प्रोसेस। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसका मकसद ये है कि हम अपने जो ज़हनी अमाल हैं उसका जायजा लें, उसका मुशाहिदा करें। व्हेन द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ टास्क, जब कोई बंदा जिस पे ये तहकीक की जा रही है वो कोई काम कर रहा हो, या वो कोई दर्द वगैरह के तजर्बे, दर्द के एहसास के तजर्बे में से गुजरे, इंट्रोस्पेक्शन प्रोवाइड अ डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड नॉलेज। इंट्रोस्पेक्शन जो है हमें बराह रास्त पहला फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है ऑफ व्हाट्स गोज ऑन इन आवर माइंड, के हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। मिसाल देता हूँ आपको कि अगर कोई बंदा किसी बंदे को कोई तकलीफ दे, या लड़ाई झगड़ा हो गया, या गुस्सा हो गया, या उसने कोई कोई काम कर रहा है, उसके बारे में अगर हम उससे पूछे कि जी आप अभी गुस्से में आए हैं तो क्यों आपने इतना गुस्सा किया, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है वो फर्स्ट हैंड नॉलेज उसी वक्त प्रोवाइड कर सकता है जब वो गुस्से में होगा। आप उसी वक्त उससे पूछ लें। अगर तो आप लेट करेंगे तो काफ़ी मालूमात जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे जब बंदे से पूछा जाता है कि उसके गुस्से का मतलब, जिस वक्त वो गुस्से में होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में गुस्सा शो कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत में उसका गुस्सा होता है, लेकिन बाद में अगर शाम के टाइम हम उससे पूछे तो वो जिस तरीके से बता रहा होता है उस तरीके से हमें उसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं हो पाता। हम ये कहते हैं ये बस इतनी सी बात हुई थी, तो ये तो कोई गुस्से वाली बात नहीं थी। आपने एक्चुअल उस वक्त में उसकी शिद्दत जो अग्रेशन की थी वो नहीं देखी होती। इसलिए उन्होंने कहा है कि इट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ टास्क और एक्सपीरियंस सम सेंसेशन सच एज पेन, इंट्रोस्पेक्शन प्रोवाइड अ डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ व्हाट्स गोज ऑन इन आवर माइंड, के हमारे दिमाग में क्या चल रहा था उसका मुतल्लक ये हमें फर्स्ट हैंड नॉलेज दे देता है। गोल्डमैन 1997 में उसने ये बात बयान की, हाउ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आर पुट टू वर्क इन मैनी फील्ड, कि जो इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट होती है, जो तहकीक की जाती है, जो रिजल्ट निकलता है, उसको हम रिसर्च की मुख्तलिफ फील्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने फिर बताया कि सच एज साइकोफिजिक्स, इसको हम साइकोफिजिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेप्शन में इंट्रोस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं, मेटाकोग्निशन में इंट्रोस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं, एंड न्यूरोसाइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्शन को यूज कर सकते हैं। Goldman point out that it is a method that is applied directly to one's own mental condition। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम बराह रास्त अपने ज़हनी अमाल और हालात और अपने जो अकीदे होते हैं उस सूरत हाल से मुतल्लिक़ उनके बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं। इन एनी केस, कोई भी सूरत हाल हो, व्हेन कोग्निटिव साइंटिस्ट कलेक्ट डाटा, जब सोच विचार करने वाले जो साइंटिस्ट हैं या जिन्होंने सोच पे काम किया है वो साइंटिस्ट जो हैं वो मालूमात हासिल करते हैं, वो ज़्यादातर
किस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे रिलाई करते हैं। अगर उन्होंने कोई डाटा लेना है ना सोच विचार से रिलेटेड, तो वो ज़्यादा जो फोकस होगा उनका इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ऊपर होगा। However, ताहम इंट्रोस्पेक्शन इज अ सब्जेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है ना, वो एक सब्जेक्टिव मेथड है। इट कांट बी यूज्ड एज द सोल इन्वेस्टिगेशन मेथड। अगर आप ये कहें कि ये तहकीक के लिए बहुत ही काबिल एतबार मेथड है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि तहकीक के लिए ये बेहतरीन मेथड है। क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे कुछ वजूहात है। वो वजूहात क्या है? पहली वजूहात ये है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द सब्जेक्ट आर इंटेलिजेंट अडल्ट। इस तरीकाकार को हम सिर्फ ज़हीन लोगों के साथ, जिन जो कि बड़े लोग हैं, बलोगत वाले एडल्टहुड में जो होते हैं, उनके साथ सिर्फ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वो क्या हो, बड़े हों, दूसरा क्या हो, ज़हीन हो, फिर ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको, इस तरीकाकार को हम बच्चों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चों से कुछ पूछेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है, उनके मासूम से सवाल के मासूम से जवाब होंगे। और इसी तरह आप एक मेंटली रिटार्डेड ऐसा बंदा जिसे कोई ज़हनी बीमारी है, उससे कुछ पूछेंगे तो वो, आप जो कुछ मर्जी कहेंगे तो वो आगे से सवाल कोई जवाब कोई, इस तरह होगा। उसके साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवरों से जाए पूछे इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तो जानवर आपको क्या बता सकते हैं? वो तांदले वाले वाला को हाँ कहाँ है, उससे पूछें क्या बता सकते हैं जानवर आपको। जानवर भी आपको कुछ नहीं बता सकते। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जब इन तीन तरह की, दो तरह के लोग और एक तरह के गल जानवर समझ नहीं पे, लगी। बेटा तुम सारी समझ लगी है, पे अगर यूज़ किया जाएगा ना, तो वो कोई भी मालूमात नहीं दे सकेंगे। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे एक ऑब्जेक्शन ये आया, इस वजह से कि ये नहीं कह सकते ये काबिल एतबार तहकीकाती तरीक़ाकार है। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसी वजह से कि जी इसको आप सिर्फ इंटेलिजेंट अडल्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना बच्चों के साथ, ना मेंटली रिटार्डेड पर्सन के साथ, ना जानवरों के साथ। अब सेकंड जो ऑब्जेक्शन लगा इस पे, अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं। द मोस्ट सीरियस लिमिटेशन, जो संजीदा इस पे तराज आया सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे, वो ये था, द मेंटल प्रोसेस आर नॉट स्टैटिक। कि जो ज़हनी अमाल है ना, उसको हम स्टैटिक यानी कि स्टैट की सूरत में बयान नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि 98% या 99% इसको गुस्सा आया, या इस वक्त ये 99% डिप्रेशन में, या वो 99% जो है वो एंग्जाइटी में मुब्तला है। इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बल्कि इसकी बजाय हम जो है, हमें कोई, क्योंकि फिगर में वैल्यू नहीं आती, इस वजह से इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन आया। द मोमेंट वी अटेंड टू आवर एंगर, वो लम्हा जब हमें गुस्सा आया था, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे, वी फाइंड इट्स इंटेंसिटी, हम इसकी शिद्दत में तब्दीली आ चुकी होती है। यानी कि वो लम्हा जब आपको गुस्सा आया था, और जब आपसे ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज किया गया आपके साथ, तो इसकी शिद्दत में जो है आपने नोट किया कि तब्दीली आ चुकी है। ड्यूरिंग इंट्रोस्पेक्शन द एक्सपीरियंस बीइंग रिकॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। जब इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज किया जाता है या इंट्रोस्पेक्शन करवाई जाती है, तो उसमें जो बंदा अपने तजर्बे को रिकॉल करता है, यानी कि मुझे कहा गया कि जी कल आपने गुस्सा किया था, उसको ज़रा ज़हन में लेके आए और हमें बताएं कि जी आपको कितना गुस्सा आया, तो मैं उस तजर्बे को रिकॉल करूंगा अपने जहन के अंदर। इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन।
मैं एज इट बेशक जितना मर्जी एज इट बता रहा हूँ, जो ओरिजिनल गुस्सा आया था ना वैसा मैं शो नहीं कर सकता। ड्रामा तो शायद मैं कर लूँ, एक्ट तो शायद मैं कर लूँ, लेकिन जो ओरिजिनल एग्रेसिव बिहेवियर था मेरा वो मैं शो नहीं करवा सकूंगा। एक ऑब्जेक्शन इस वजह से इस पे आया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। समझ आइए आप लोगों को? फीडबैक जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अहम एलिमेंट जी का सर, आ रही है। जाता है। जब यस कोई सर। आपसे पूछता है ना तो बताया जाता है ताकि वो सर आगे मजीद पर जी जी पूछे। सर ये भी आपने बताया कि हम गुस्से को दोबारा नहीं बता सकते, उस कि जो पहले इंटेंसिटी होती है हम दोबारा नहीं उसको बता सकते। जी सर ऐसा क्यों होता है, हम क्यों नहीं रिकवर कर सकते उसे? अब मेमोरी को अगर आप कोई भी चीज याददाश्त लेके आते हैं या जो इमोशंस होते हैं वो आपके एक्चुअल सिचुएशन में जो इमोशंस आए होते हैं ना वो बाद में आधे घंटे बाद या घंटे बाद वैसे इमोशंस में रहते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि 12 मिनट जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जी सर। अहमियत के कंसिडर किए जाते हैं। कोई भी आपकी जज्बाती कैफियत है, चाहे वो कोई दुख है चाहे वो कोई खुशी है, जिस बंदे ने 12 मिनट अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया ना उसने अपनी जात पे कंट्रोल करना सीख लिया। अक्सर आप लोग देखते हो जैसे ही कोई हमें अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है, जैसे कोई कह दे कि जी फलां की डेथ हो गई जो हमारा बहुत रिलेटिव था या बहुत ज्यादा करीबी उसके साथ हमारे ताल्लुकात है, हम पूरी इमीडिएटली ना हमारे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, हम रोना शुरू कर देते हैं या ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप उसी जगह पे वो चादरें वगैरह बिछा रहे होते हैं, उसका मुकम्मल इंतजाम कर रहे होते हैं मैयत का के लिए। और फिर वो 12 मिनट जैसे ही गुजर जाते हैं ना आपको कोई बंदा ये भी नहीं कह सकता कि जी इस बंदे को पता नहीं बहुत ज्यादा दुख लगा होगा। अब कोई बंदा आगे कोई थर्ड पर्सन हमसे आगे पूछ रहे यार तुम आज इतने तुम्हारा तो इसके साथ बहुत ज्यादा करीबी लिंक था लेकिन आज तुम उतने अफसरदा नहीं नजर आए, उसे क्या पता कि पहले क्या हो चुका हुआ है। जो 12 मिनट फर्स्ट 12 मिनट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी जज्बाती कैफियत के लिए। इसीलिए कहा जाता है जब आपको गुस्सा आए ना तो आप वो जगह छोड़ दें, एक कमरे में अलग से अपने आप को बंद कर लें, 12 मिनट गुजारे, नमाज पढ़ ले, नमाज में गुजार ले या पानी पी के या लेट के जिस तरह भी गुजारने वो 12 मिनट आप गुजारें। जब वो 12 मिनट गुजर जाएंगे तो काफी हद तक आपके जो इमोशंस है आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इससे कोई भी बंदा पूछेगा हम बेशक जितनी मर्जी एक्टिंग वैसी कर ले लेकिन वो जो एक ओरिजिनल डांस होता है ना उस तरह का हम नहीं कर सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मूवी हम देखते हैं 3 घंटे की, देखते हैं कि नहीं देखते? जी सर, देखती हूँ। जब मूवी देखते हैं ना अगर कोई बंदा हमसे पूछे यार इस मूवी में हुआ क्या है, हम जितना मर्जी डिटेल में बता दें, ज्यादा से ज्यादा हम 20 से 25 मिनट में ना मूवी के एंड कर दें। जी सर। सारी की सारी मूवी ने हमसे बताई जाती है। तो यही इसका कहने का मकसद था कि इंट्रोस्पेक्शन जितना मर्जी कर ले जितना मर्जी चीजों को रिकॉल कर ले उसके कहीं ना कोई पार्ट आप जरूर मिस कर जाते हो और उससे शिद्दत वो शिद्दत भी नहीं होती आपके बताने में। जो एक बंदा उस वक्त जोश में बात कर रहा होता है ना तो वो जज्बाती कैफियत जो है ना आप घर आके अगर किसी को बताए ना सपोज बॉर्डर पे चले जाएं, वाघा बॉर्डर लाहौर पे, उस वक्त जो एक आपका जोश बलबला होगा ना वो अगर आप घर आके किसी को बताएंगे ना तो आप वैसे नहीं बता सकेंगे जो उस वक्त का जोश है। समझ आ जी गई? सर। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? बाकी सर एक सबको मेरा और क्वेश्चन है जी सर, लेकिन इस टॉपिक से हटके है। हट के कर लें आप। सर मैंने ये पूछना था कि अभी ये जो कोरोना का सारा सीन चल रहा है और उसके बाद पता चलता है कि अभी कुछ लोग हैं जो क्वारंटाइन में होते हैं। जी सर जो लोग क्वारंटीना में चले जाते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्योंकि कहते हैं कि एक न्यूज़ को आप लें न्यूज़ की तरह, नॉलेज जब
एक्सीड कर जाता है ना, तो तब भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अब वो वाले लोग जो हर वक्त खबरें सुनते रहते हैं, हर वक्त इस कोरोना के बारे में जानने में की जस्तजू में लगे रहते हैं, वो फिर इन मसाइल का ज़्यादा उन्हें परेशानी होना शुरू हो जाती है, उनमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है फ्यूचर को लेके कि आया आने वाले दिनों में उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। और जिनके कोई घर में कोई इस तरह हो चुका है, किसी की डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएँगे। माज़ी को देख के उसके बारे में सोच-सोच के कि अभी कल तो वो बिल्कुल ठीक था, अचानक उसकी साँस खराब हुई और अचानक उसका इस दुनिया से जाना पड़ा। तो बंदा जो है वो फ़ानी है, वो इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देगा, वो घर से बाहर खाना-पीना छोड़ देंगे। क्योंकि जब बंदा डिप्रेशन में जाता है या एंग्ज़ायटी में जाता है, उसकी सारी सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहा जाता है कि जी आप उस चीज़ को ज़्यादा ना लें। आप एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाएँ, लेकिन उसको ज़हन पे सवार ना करें। जिस चीज़ को आप ज़हन पे सवार कर लेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाएगी। कॉल खत्म होने लगी है, नेक्स्ट कॉल में मैं बकाया आपको बताता हूँ। तो उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? और मेरा ख्याल इकरा ताहिर मुझसे कोई क्वेश्चन कर रही थी। आ गई है कि नहीं अभी तक कॉल में आई? सर अभी नहीं है। एक इकरा हो सर आ और गई है। आ गई है। इकरा क्या क्वेश्चन था आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग अभी क्वारंटाइन में हैं और उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। अच्छा, उन्हें ये मोस्टली है ना कि एक तो ये चीज़ ध्यान में रखें, वो ये कंसीडर कर रहे होते हैं, वो डेथ रेट को बहुत ज़्यादा हाई कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर हम देखें जितनी नॉर्मल यानी कि बाकी बीमारियों से अमवात हो रही हैं, इसकी भी उतनी ही है। ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे को कोविड हो जाए वो डेफिनेटली डेथ की तरफ चला गया है। उन्हें चाहिए कि इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जी जितना ज़्यादा वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उसका इम्यून सिस्टम उतना ही ज़्यादा वीक होगा। उनको चाहिए कि इस तरह की किसी चीज़ की तरफ वो ना सोचे, बल्कि ये है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुश रखें। प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ को बनाएँ कि जिनसे उन्हें खुशियाँ मिलें, उन खुशियों को वो यूटिलाइज़ करें। और इसके अलावा एक्सरसाइज़ की तरफ उन्हें ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल कि ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि इन चीज़ों से अवॉइड करे किसी चीज़ को ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि अक्सर जिस चीज़ की खोज में आप ज़्यादा लग जाते हो ना, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपको दर्द देना शुरू कर देती है। जी सर। किसी चीज़ की खोज में नहीं जाना चाहिए। बाद-कात हम अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, उनको इसी वजह से खो देते हैं कि हम उसकी जाँच-पड़ताल में लग जाते हैं। हमें पता भी होता है कि ये बंदा हमें धोखा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम मज़ीद जाँच में लग जाते हैं कि कल कहाँ थे, आज यहाँ है, वहाँ है, या ये अम्मी को पता है, वो अम्मी को नहीं पता, या ये है, वो नहीं है। कि जिस चीज़ को जिस रिश्ते में की ज़्यादा आप खोज करेंगे ना, वही रिश्ता आपको ज़्यादा अज़ियत देगा। तो इसी तरह डेली लाइफ़ में भी आपने चीज़ों को खोजने में नहीं लगना। पता है कि जो आपको वर्ल्ड कप मिलना है ना, पता चला के, यकीन करें वो वर्ल्ड कप ना ना पता चला के आपको जो मिलेगा ना, उससे कई गुना बेहतर। जी सर। चीज़ें जैसे चलती ना स्मूथली, उसको चलने देना चाहिए, ना कि उसमें हम इंटर अपने पास से वैल्यूएशन करना शुरू कर दें, एंग्जायटी डिप्रेशन लेना शुरू कर दें, फिर उसकी वजह से हमारे सोशल ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ सारी डिस्टर्ब हो जाती है। और किसी का ओके सर। क्वेश्चन? थैंक यू सर। वेलकम।
और है किसी का सर कोई मेरा, जी फातिमा जी सर, जी। सर ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है डेली लाइफ में तो क्लिनिक्स में यही यूज होता है ना, जैसे अब नहीं आपके पास कोई नहीं पेशेंट आता है नहीं तो सर आप उससे क्वेश्चन पूछ के ही उसको जज करते हैं, या आपको खुद ब खुद पता चल मैं जाता है कि आपको एक इसके साथ बताता क्या हूँ, इशू है या क्या जो प्रॉब्लम है? जो पेशेंट हमारे पास आता है ना, मैंने तो नहीं की, जो पेशेंट हमारे पास आता है ना, बेसिकली उससे हम सिर्फ इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद हम फैमिली से मालूमात लेते हैं। अब अगर वो झूठ बोल रहा होगा ना, तो फैमिली भी काफ़ी हद तक हमें उसके बारे में बता देती है। उसके अलावा कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ हम ट्रिक्स होते हैं कि जी आप, जैसे मैंने एक दो मरतबा क्लास में किया कि जी एक वर्ड आपको देता हूँ, इसके आगे बोल रहे कंप्लीट करें, तो उससे काफ़ी हद तक आपको हिंट मिल जाता है कि आप स्टोरी बनाने के काबिल हो जाते हैं। जो एक फॉर्मल तरीका है ना, कि अगर आप वाकई ही में सही तहकीक करने जा रहे हो या आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो, तो फिर उसमें आप टेस्ट यूज़ करते हो, टेस्ट देते हो, वो टेस्ट को करता है टिक या उस पर रेटिंग करता है। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है, उसको हम मैनुअल जो जिस पॉपुलेशन पे वो यानी कि टेस्ट बनाया गया है उसके साथ मैच करके देखते हैं कि अगर, जैसे मेरे पास एक डिप्रेशन का स्केल है, उसमें हर स्टेटमेंट को 1 से लेके 4 नंबर देते हैं। उसमें पहली स्टेटमेंट आती है कि जी अक्सर मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता। अगर तो कभी कभार है तो मैं 1 पे लगा दूंगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा है उसे 2 पे लगा दूंगा। अब शिद्दत के हिसाब से आपने उसको बढ़ाते जाना है। अब अगर वो 4 पे करेगा तो इसका मतलब है कि उसका बिल्कुल ही काम करने को दिल नहीं करता। लास्ट में मैंने स्कोरिंग कर ली सारी आइटम्स की, स्टेटमेंट्स की, तो मेरे पास स्कोर एक आ गया 40। अब मैंने 40 को कंपेयर किया अपने मैनुअल के स्कोर के साथ, तो उधर लिखा हुआ है कि जिसका 40 स्कोर हो रहा है तो वो सीवियर किस्म के डिप्रेशन में मुब्तला है। तो उसकी बेसिस पे हम कह देते हैं कि इसको यानी कि सीवियर डिप्रेशन है। ये एक साइंटिफिक वे है कि हमने टेस्ट किए, बार बार टेस्ट किए, टेस्ट की वजह से ये रिजल्ट निकला। एक ये होता है कि जी वो बंदा है कहता यार मेरा काम करने ਨੂੰ ਦਿਲ नहीं करता, मेरा दिल करता मैं अपने आप को खत्म कर ला, जिंदगी खत्म हो गई है, मैं उसको बगैर नहीं रह सकता, ये नहीं हो सकता तो वो नहीं हो सकता। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि जी आप ये समझ लें कि वो डिप्रेशन में इनफॉर्मर हो गया है। अब ये जो मैं मुशाहदा कर रहा हूँ ये इनफॉर्मर है। ये एक मैं टेंटेटिव बता सकता हूँ कि इसको डिप्रेशन है, लेकिन जब रिसर्च टेस्ट यूज करूंगा तो उसकी बेस पे मैं फाइनल बता सकता हूँ कि जी वाकई ही इसको डिप्रेशन हो चुका है। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है, चले फिर जल्दी से हम ना इस जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 2 3 मिनट्स, ताकि, हाँ जी। थर्ड जो इस पे क्रिटिसाइज हुआ जिसकी वजह से इसको एक अच्छा रिसर्च मेथड नहीं कंसीडर किया जाता, वो ये था, कांट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। रिसर्चर जो होता है ना, वो इसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकता कि आया ये टेस्ट उसी चीज़ को मेजर कर रहा है, यानी कि ये जो बता रहा है क्या ये वही मालूमात बता रहा है जो हमें चाहिए, वैलिड है, काबिल एतबार है कि नहीं है, रिसर्चर नहीं कर सकता। द सब्जेक्ट में बी अनकॉन्शियसली ट्विस्टिंग फैक्ट। वो अब जिस बंदे पे ये रिसर्च की जाती है वो जानबूझ के या लाशौरी तौर पे वो इसकी हकीकत को छुपा रहा हो, ओमिटिंग डिटेल, जो उसकी डिटेल है उसको छुपा रहा है, एंड इवन डेलिबरेटली प्रोड्यूसिंग अ वर्बल रिपोर्ट, जानबूझ के, चाहते हुए, जानबूझ के वो ये कह रहा हो कि नहीं जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हालांकि वो गुस्से में है। सेम डिजायरेबल, क्योंकि उसे पता है कि रिसर्च की ये डिमांड है कि हमने ऐसा शो करवाए तो बात खत्म हो जाएगी, या कि अगर मैं गुस्सा शो कराऊंगा ये लोग मुझे क्लिनिक पे रख लेंगे, ये मुझे रख लेंगे तो उसका नुकसान होगा, तो इसलिए मैं इन्हें यही शो करवाऊँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। वो डेलिब्रेटली जानबूझ के वो झूठ शो करवा रहा होता है। व्हाट इज बिलीव टू बी इंट्रोस्पेक्शन इज एक्चुअली रिट्रोस्पेक्शन। अब ये क्या हम ये इस बात पे यकीन नहीं कर सकते कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो हकीकत में तो रिट्रोस्पेक्शन मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन तो देखे ना, हम एक तजर्बा करते हैं,
उस तजर्बे को जब जहन में दोबारा लेके आते हैं, दोहराते हैं। दोहराना क्या होता है? रिकॉल करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिट्रोस्पेक्शन है, इसका नाम रिट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, ना कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड होना चाहिए। एक इन पे ये ऑब्जेक्शन लगा। ये ऊपर वाली जितने भी यानी कि इसकी खामियां थी, इन सारी खामियों को मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि हम when it is necessary to use introspection method, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ करें, तो ये सारी खामियां हमारे जहन में होनी चाहिए। द वर्बल रिपोर्ट मस्ट बी ऑब्टेन इमीडिएटली। अगर ज़रूरी है कि आप इंट्रोस्पेक्शन ही मेथड यूज़ करें, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि वर्बल रिपोर्ट जो होगी ना, उसको फौरी तौर पे ले लें। आपको गुस्सा आया ना, तो उसी वक्त उससे पूछे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको उसी वक्त मिल जाएगी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। To a certain experience and the delay in recalling a past event should be minimal। अगर आप जितना ज़्यादा डिले करे जाएंगे, जितना ज़्यादा लेट करेंगे, उतना ही रिकॉल करने में कमी आती रहेगी, उतनी ही चीज़ें कम रिकॉल होंगी। इसलिए फौरी इमीडिएटली आपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उनसे ले लेनी है। अभी तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। होपफुली कि आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा। तो अगर इसमें किसी को भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है, मैंने तो बहुत कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो अगर किसी को अभी भी स्टिल कोई इशू है, यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन। अंडरस्टैंड और सेकंड स्टैंड? अंडरस्टैंड। गुड। चलो फिर इसको ना आपने पढ़ लेना है, क्योंकि चीज़ें वही अच्छी रहती हैं जो साथ साथ ही याद कर लें। जब आगे आप पढ़ोगे जी तो सर। ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो गया तो फिर याद नहीं होगा। फिर आप लास्ट में कहेंगे जी सर सर। ये निकाल दे, वो निकाल दे, तो मैं कुछ नहीं निकालूंगा। इस बात का यकीन कर लें। इसीलिए मैं ओके दोबारा सर। बार बार करवा रहा हूँ कि जी किसी को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अटेंडेंस लें क्लास का। CR GR अरसलान है या फातिमा है, इनमें से कोई भी बंदा या बंदी अटेंडेंस ले लें। ओके सर। फातिमा आप लेने लगी हो अटेंडेंस? जी सर, मैं स्क्रीनशॉट हाँ ले रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी बात सुनो, उसको अरेंज करके भेजा करो। आप तो वैसे ही लिख देती हो सीक्वेंस से, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया करो। ऐसे ना दिया करो जी 5:32 और उसके बाद 5:10, उसके बाद 5:21। मैं तो ढूंढने में लग जाऊंगा, आधा घंटा तो इसमें लग जाएगा। ठीक है, तरतीब से सेंड किए थे एब्सेंट रोल नंबर्स। चेक कीजिएगा। चले ठीक है, इसको करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं भी एक स्क्रीनशॉट